Good morning, dear students. आज है 15 मई and today what we are going to do, we are going to discuss about the major current affairs issues of the month of April. तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इश्यूज रहे हैं मंथ ऑफ अप्रैल में और साथ में कौन से इश्यूज का इम्पोर्टेंस है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए और कहाँ पे इम्पोर्टेंस है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसे कि ये पहला क्लास है करंट अफेयर्स का, तो आई वुड लाइक टू एक्सपोज यू टू द रेलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक इन योर एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है, पहले इसको समझते हैं, देन ग्रेजुअली वी विल स्टार्ट द टॉपिक्स। एंड ये जो प्रोसेस है करंट अफेयर्स का ऑन द दिस प्लेटफॉर्म ऑफ द ब्रिलियंट बिहार, वी आर गोइंग टू कंडक्ट इट रेगुलरली सो दैट यू विल हैव नॉट टू वरी अबाउट कवरिंग योर करंट अफेयर्स। हम उसको आपको ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि कैसे आप करंट अफेयर्स को पढ़ें और आपका करंट अफेयर्स लेटर ऑन एक हेडेक ना बने। तो बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक्स लेट स्टार्ट। पहले देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स का। अगर हम बात करें प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन का, प्री और इधर हम मेंस की बात करते हैं, मेन एग्जाम जो होता है, तो प्रीलिम्स में व्हाट वी हैव सीन ड्यूरिंग द लास्ट 10 और 15 years की यूपीएससी इज आस्किंग 20 to 30 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर टॉपिक। ऑन द सेम वे अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं रहता है, बट मेजर टॉपिक्स, मेजर जो क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल पेपर 2 और पेपर 3 में, ये जो दोनों पेपर्स है ना, इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज काफी ज्यादा होता है। दिस मीन्स यू कैन से कि अप टू 40% ऑफ द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो रिलेट होता है। इफ दे आर आस्किंग कन्वेंशनल और यू कैन से स्टैटिक क्वेश्चन, दे आर रिलेटिंग इट इन द करंट डायमेंशन। दिस मीन्स कि वेटेज ओवरऑल काफी अच्छा है। ऐसे पेपर में यू कैन नॉट राइट गुड ऐसे इफ यू डोंट हैव वेरी गुड होल्ड ऑन द करंट अफेयर्स। तो ऐसे में भी करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है। पेपर जो 4 है एथिक्स का, वहाँ पे आपको केस स्टडीज में इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। इफ़ यू आर राइटिंग गुड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द करंट अफेयर पर्सपेक्टिव, दिस मीन्स कि यू आर अट्रैक्टिंग गुड नंबर ऑफ मार्क्स। एग्जामिनर जो होते हैं वैसे ऐसे आंसर्स में अच्छे मार्क्स देते हैं। तो दिस मीन्स कि ओवरऑल बात करें तो 40 to 50% वेटेज आपको ये करंट अफेयर्स का आपके मेंस एग्जामिनेशन में होता है, बट उसका पर्सपेक्टिव अलग होता है पढ़ने का, वो हम डिस्कस करेंगे व्हाइल डिस्कसिंग द टॉपिक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स का। तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आज हमारा है दैट इज रिलेटेड टू मणिपुर। और इसमें क्या है कि द मणिपुर में जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, जो 1967 है, तो ये एक्ट को एक्सटेंड किया है। दिस मीन्स कि इनिशियली क्या था कि ये एक्ट ओनली दिस एक्ट वाज ओनली इम्प्लीमेंटेड बाय द हायर ऑफिसर्स, बट इसको डाइल्यूट करके इन्होंने लोअर लेवल के भी जो ऑफिसर्स हैं उनको भी पावर दिया है। तो बिफोर गोइंग इनटू दिस टॉपिक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द इशू दैट इज गोइंग ऑन इन मणिपुर। मणिपुर इशू है क्या, क्योंकि ये 2023 से शुरू हुआ है और बीच में कुछ टाइम पीरियड के लिए शांति थी, बट अगेन द वायलेंस इज इरप्टिंग इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मणिपुर, तो जो ईस्टर्न में हमारा मैप है मणिपुर का, यू विल सी कि दिस इज ए बॉर्डरिंग स्टेट। दिस मीन कि ईस्ट में म्यांमार है और म्यांमार में भी जो शांति नहीं है उस लेवल की, लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं कमजोर है बिकॉज ऑफ द मिलिट्री रूल्स। प्लस सेकेंड थिंग क्या है कि ये इसके वेस्ट में बांग्लादेश डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू द मिलिटेंट ग्रुप्स। वो हम डिस्कस करेंगे व्हाइल सीइंग द टॉपिक। तो ये समझ में आ गया कि दिस स्टेट इज इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया एंड इट्स ए बॉर्डरिंग स्टेट। और बॉर्डर किससे कर रहा है, म्यांमार से कर रहा है। नाउ इफ यू लुक एट द टोपोग्राफी और यू कैन से कि जो ओवरऑल बनावट है मणिपुर का, तो यू विल से कि 90% ऑफ मणिपुर, दिस मीन्स कि except this area that is the valley, Imphal valley, rest of Manipur is hilly. This means कि 90% जो इसका अगर परसेंटेज में बात करें तो 90% यहाँ पे हिल्स है एंड ओनली 10% जो है वो है वैली और प्लेन एरिया। बट अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो इन द हिल एरियाज ओनली अराउंड 46% ऑफ द पीपल आर रिसाइडिंग, but in the valley 52 to 54% people are
residing only in the 10% of the land. तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में जो वोटिंग राइट होती है वो नंबर ऑफ पीपल पे होती है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो इस कारण से क्या हो रहा है, अगर हम मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो वहां पे टोटल 60 सीट्स हैं और 60 सीट्स में से 40 सीट्स जो है वो वैली के लोगों के पास है और ओनली 20 सीट्स जो है वो हिल के जो हिल वाले लोग हैं उनको है। दिस मीन्स हियर 20 हियर 40। दिस मीन्स कि पॉलिटिकल क्लाउड जो होता है, पॉलिटिकल क्लाउड इज वेरी हाई और पॉलिटिकल डोमिनेंस इज वेरी हाई of the valley people in comparison to the people who are residing in the hilly areas। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है। उसके साथ साथ जो ये इशू शुरू हुआ, दैट स्टार्टेड, ट्रिगर पॉइंट इसका क्या था, दैट वाज द eviction of some नागा एंड कुकी ट्राइब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया बाय साइटिंग कि आप इंक्रोच कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरिया को। उसके बाद से एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन था, उसको भी मणिपुर की जो गवर्नमेंट थी उसने खत्म कर दिया। और ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो था ये था कुकी और जो नागा ट्राइब्स हैं जो हिली एरियाज में रहते हैं, जो वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके साथ था। बट यहाँ पे समझने वाली एक बात ये है कि द गवर्नमेंट लीड बाय द सीएम वो मेटी कम्युनिटी से आते थे उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं कुकी को ये लगा कि द मेटी कम्युनिटी इज trying to impose their ideology, try to impose their political will, और कहीं ना कहीं हमारे जो जमीन है, हमारे जो प्रॉपर्टीज है उसको इंक्रोच करना चाहते हैं। तो सेकंड पॉइंट था, पहला था कि इविक्शन हुआ, सेकंड था कि SOSO जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन था उसको खत्म किया गया। उसके बाद जो मेजर ट्रिगर पॉइंट था दैट वाज द डायरेक्शन गिवन बाय ए हाई कोर्ट जज कि मेटी कम्युनिटी को भी एसटी का दर्जा देने के गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दैट एसटी कैटेगरी अगर मेटी को मिल जाता है, दिस मीन्स कि दिस कम्युनिटी इज ऑल्सो कमिंग अंडर आर्टिकल 371C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 371C होता है, 371C होता है, ये स्पेशल राइट देता है जो ट्राइबल पीपल है मणिपुर के उनके लिए। बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल देयर इज ए स्पेशल प्रोविजन अंडर विच देयर इज ए काउंसिल इन द स्टेट असेंबली कंप्राइजेज ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ द स्टेट, और वो उनके इंटरेस्ट को इंश्योर करती है। तो कहीं ना कहीं अगर मेटी को भी वो मिल जाता है ट्राइबल स्टेटस, दिस मीन्स कि ये जो एक्सक्लूसिव राइट था कुकी एंड नागा के पास ये खत्म हो जाएगा। दिस मीन्स दे आर ऑन इक्वल पार्ट। उसके साथ साथ जैसे ही इनको ट्राइबल का स्टेटस मिलेगा, दे विल बी एबल टू बाय लैंड एवरीवेयर इन द मणिपुर। हाउएवर एज ऑफ नाउ देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन। तो ये डर कहीं ना कहीं जो कुकी कम्युनिटी को था इसको आया कि अगर इनको भी जो एसटी की राइट मिल गई तो हमारा जो एक्सक्लूसिव राइट्स है वो खत्म हो जाएंगे और कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें मेटी को क्या डर था, क्योंकि जो वायलेंस हुआ वो वन साइड से तो हुआ नहीं, दोनों साइड से इक्वली उसको इग्नाइट किया गया। तो मेटी को ये डर था कि अगर हम चीजें ऐसे ही चलती रही तो जो हमारे पास 10% के लैंड एरिया है वो इंक्रोच कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, बाय आउटसाइडर्स। बिकॉज एवरीवन हैज राइट टू बाय लैंड इन द वैली एरिया। ऊपर वाले लोग नीचे जमीन ले सकते हैं, बट नीचे वाले लोग ऊपर जमीन नहीं ले सकते हैं। तो इनको ये डर लगा। प्लस अगर ट्राइबल तो प्लस ये था कि चीजें एज ए नॉर्मल ऐसे चलती रही तो ये जो डोमिनेंट ग्रुप है जो ज्योग्राफी को जो डोमिनेंट ज्योग्राफी को कंट्रोल करती है, दैट इज द कुकी एरिया, इनके पास ये भी कहा जाता है कि दे आर एक्टिव और दे आर इन्वॉल्व इन सम इलीगल एक्टिविटीज, जिसमें आता है नारकोटिक्स का ट्रेड एंड कल्टीवेशन ऑफ द नारकोटिक्स इन द हिली पार्ट ऑफ द एरिया। ठीक है। दूसरा एंगल ये है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, तो यहाँ पे जो कुकी कम्युनिटी रहती है ईस्टर्न पार्ट में, ये जो म्यांमार वाला पार्ट है इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है। दिस मीन्स कि हो सकता है कि पास्ट में तो हम जानते हैं ब्रिटिश के आने के पहले कहीं ना कहीं चीजें बहुत फ्लूइड थी, तो इनके रिलेशंस हैं म्यांमार के कुकी ग्रुप से। तो जो रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था म्यांमार में, रोहिंग्या जो वहां से जो क्राइसिस हुआ था, उसके बाद से बहुत से कुकी ग्रुप्स आके
इधर भी सेटल हो गए। अभी भी क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ एक्टिवली कुछ करना शुरू किया, कुछ कुछ मेजर्स लिए, तो यहाँ से लोग इधर को बाईपास कर जाते हैं। तो गवर्नमेंट से बचने का इनके पास एक बहुत अच्छा ये तरीका है, ठीक है। तो गवर्नमेंट चेंज हुई मणिपुर में, देन आफ्टर फिर से गवर्नमेंट जो नई बनी है, उसके बाद से फिर से वायलेंस शुरू हो गया। तो उस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए ये किया गया है, दैट इज कि मणिपुर में जो है, जो स्पेशल एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसको एक्सटेंड किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब क्या हो गया, इंपावरिंग लोअर रैंक ऑफिसर। दिस मीन्स कि पहले क्या था कि इसमें जो हायर जैसे डीएसपी, एसीपी, इन्हीं के पास पावर होती थी। बट जब से ये डाइल्यूट किया गया, जब से ये एक्सटेंड किया गया, नाउ पावर इज आल्सो टू द लोअर लेवल ऑफ द ऑफिसर, दैट इज हवलदार एंड हेड कांस्टेबल। अब पावर इनके पास भी है कि दे कैन एक्सरसाइज दिस पार्टिकुलर एक्ट इन कंट्रोलिंग द वायलेंस, और यू कैन से इन कंट्रोलिंग द मॉब से रिलेटेड जो कुछ भी चल रहा है स्टेट में। उसके साथ साथ दूसरा क्या है, डेजिग्नेटेड ऑथोरिटी जो है, इसके लिए स्टेट की होम सेक्रेटरी को कर दिया गया कि ऑफिशियल ओवरसी ऑल एक्शन टेकन अगेंस्ट सस्पेक्टेड अनलॉफुल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज। दिस मीन्स कि जो स्टेट के सेक्रेटरी होंगे उनको डेजिग्नेटेड ऑथोरिटी बना दिया गया है आफ्टर दिस एक्सटेंशन ऑफ द लॉ। उसके बाद से द रीजन फॉर बिलीव स्टैंडर्ड, दिस मीन्स कि empowering officers no longer need hard proof before acting if they have little bit of suspect। अगर उनको डाउट भी होता है कि दिस पार्टिकुलर पर्सन और दिस पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल आर नॉट और दिस पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल कैन अफेक्ट द पीस ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, वो उनको इजिली अरेस्ट कर सकती हैं। तो एक चीज ये भी किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे अब दूसरी बात ये आती है कि जो एक्सटेंड किया गया है, तो इससे रिलेटेड कंसर्न क्या है। तो कंसर्न की जहां बात आती है, वहां पे जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, उनका ये कंसर्न है कि द थिंग वाज ऑलरेडी वेरी ब्लिक इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। अगर इसके बीच में कुछ और ऐसा किया जा रहा है, दिस मीन्स कि ये ह्यूमन राइट्स को के वायोलेशन के चांसेस को और बढ़ा देगा। उसी की बात की जा रही है कि यूपीए जो ड्रैकोनिक लॉ, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर दे देती है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज होती है, जो पुलिस होती है उसको, अगर इसको और एक्सटेंड किया जा रहा है, दिस मीन्स कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की चांसेस बढ़ सकते हैं। ये कंसर्न आया है और इसको हाईलाइट किया गया है। क्रिमिनलाइजिंग डिसेंट, दिस मीन्स कि इसमें क्या है, राइट ग्रुप फियर दैट अ लॉ विल वेपनाइज टू क्रिएट क्लाइमेट ऑफ फियर। दिस मीन्स कि इफ यू हैव टू मच पावर, तो you may weaponize it to create a kind of fear inside the community so that वो कुछ ऐसा करे ना। तो ये भी एक कंसर्न है यहाँ पे कि क्लाइमेट ऑफ फियर क्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन ऑफ द लॉ। तीसरा ये है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट जो ऑलरेडी कमजोर है, वो और कमजोर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने की एक चीज है, सपोज कि अगर हम बात करते हैं पुलिस की, तो पुलिस में मेटी कम्युनिटी के भी लोग हैं और कुकी कम्युनिटी के भी लोग हैं। सपोज एक कुकी पुलिस ऑफिसर जो इस पर्टिकुलर एक्ट का यूज करता है टू अरेस्ट द मेटी कम्युनिटी के किसी लड़के को या किसी ग्रुप को, उस केस में क्या होगा कि जो ऑलरेडी जो ट्रस्ट डेफिसिट कम हुआ है, कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, वो और बढ़ जाएगा ओवर द टाइम। ये बोला जाएगा कि ये जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत इसको अरेस्ट किया है। तो ये भी एक फैक्टर को हाईलाइट किया गया है। और उसके साथ ये बोल रहे हैं कि ये जो एक्सटेंशन है, कहीं ना कहीं ये इग्नोर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट का, जो पहले के जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा था, रिक्वायरिंग सीनियर ऑफिसर्स फॉर यूपीए केसेस इज क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। दिस मीन्स कि अगर हायर ऑफिसर्स इसको सिर्फ लगाएंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स होगा, बिकॉज दे आर हाईली ट्रेन्ड, दे आर हाईली कैपेबल ऑफिसर्स। मगर जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, दे आर नॉट दैट मच कैपेबल टू हैंडल सच टाइप ऑफ सिचुएशन। तो ये भी जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था, जो गाइडेंस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में, उसको भी कहीं ना कहीं ये एक्सटेंशन वायलेट कर रहा है। अब हमने यहाँ पे दूसरे पार्ट में है कि अंडरस्टैंडिंग द
मणिपुर वायलेंस क्राइसिस, ये क्राइसिस है क्या, इसको हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया, बट स्टिल देखते हैं। जैसे कि द शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके बाद जो मैटी कम्युनिटी ने डिमांड करनी शुरू की थी एसटी कम्युनिटी का और रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ों का, तो वो वाला पार्ट यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फॉरेस्ट इविक्शन and the war on the drugs. In the very beginning of the video, we have discussed कि कैसे कुछ कुकी ग्रुप्स के कुछ लोगों को इविक्ट किया गया था फॉरेस्ट लैंड से बाय साइटिंग कि दे आर इंक्रोचिंग द प्रोटेक्टेड लैंड। उसके साथ साथ ड्रग्स पे जो वॉर था, गवर्नमेंट ने जो ड्रग्स के जो कल्टीवेशन होता है, जो खेती होती थी, उस पे जो वॉर किया था, उसको खत्म किया था, वो भी एक फैक्टर था। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लास। प्लस रिफ्यूजी इन्फ्लक्स फ्रॉम द म्यांमार, वी हैव सीन इट, बॉर्डरिंग स्टेट है, म्यांमार में गवर्नमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं है, दिस मीन्स कि फ्लूइड है बॉर्डर कहीं ना कहीं। प्लस इफ द जियोग्राफी इज वेरी टाइट, यू कैन से कि अगर टेरेन माउंटेनियस है तो वहाँ पे एवरी इंच ऑफ द बॉर्डर को कंट्रोल करना काफ़ी टफ होता है, तो लूप होल्स रहती ही हैं और हैं ही, और उसी लूप होल्स का यूज करके म्यांमार से जो रिफ्यूजी लोग हैं वो आते हैं मणिपुर में, और उनकी अपनी इंटरेस्ट होती है बिकॉज दे आर कमिंग हियर टू सेटल डाउन, क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है म्यांमार के कंपैरिजन में, तो ये भी एक फैक्टर है। प्लस उसके बाद से जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड पॉलिटिकल डिवाइड्स क्या क्या है यहाँ पे। तो जियोग्राफी वर्सेस डेमोक्रेसी, यहाँ पे वही बात जो हमने पहले डिस्कस किया, द वैली 10% एरिया और पॉपुलेटेड बाय नॉन ट्राइबल मेटी कम्युनिटी, ऑन द अदर हैंड 53% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है, मैं 54 बोल रहा था। उसके बाद से जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे 90% ऑफ द एरिया है, बट लोग कितने रह रहे हैं, टोटल जू कुकी एंड जू कम्युनिटी अप्रॉक्स 60% ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ रह रहे हैं, तो ओवरऑल मिला के बढ़ के थोड़ा और बढ़ जाता है, तो 100% के टच में आ जाता है दोनों को मिला के, तो ये समझने वाली चीज है यहाँ पे। इस पार्ट को हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो के डिस्कस किया। लैंड लॉ डिस्प्यूट्स, जैसे कि बाहरी लोग आके इम्फाल वैली में जमीन खरीद सकते हैं, बट जो इम्फाल वैली के लोग हैं दे कैन नॉट बाई लैंड इन द प्रोटेक्टेड एरिया, जो कि आर्टिकल 371C के अंडर प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे है द लैंड लॉ डिस्प्यूट। अंडर करंट लॉ नॉन ट्राइब्स मेटी आर लीगली बैरिड फ्रॉम बाइंग लैंड इन द प्रोटेक्टेड ट्राइबल हिल्स, हमने इसको डिस्कस किया। However, tribal population are legally allowed to buy land in the इम्फाल वैली। तो एक तो इम्फाल वैली ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है, और थिंग एज नॉर्मल चलती रहे तो ऊपर से लोग आते जाएंगे, नीचे सेटल होते जाएंगे, तो और ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगी, और जो लिमिटेड लैंड्स है मेटी के पास वो और श्रिंक कर जाएगा, तो ये भी एक फैक्टर है यहाँ पे। उसके बाद से पॉलिटिकल इम्बैलेंस हमने बात किया कि 40 सीट्स जो है वो मेटी कम्युनिटी के पास है, और वो ओनली 10% ऑफ द जियोग्राफी को रिप्रेजेंट करते हैं, और 90% जियोग्राफी को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं दे हैव ओनली 20 सीट्स आउट ऑफ द 60 सीट्स। तो ये भी फैक्टर हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हाउ कैन वी सेटल डाउन, जो अभी जो वायलेंस चल रहा है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो उसके लिए यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव एसटी इवैल्यूएशन, जैसे कि क्या मेटी कम्युनिटी को सच में एसटी की दर्जा देनी चाहिए, जो उसके क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या वो लोग उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव का क्लैरिटी होना जरूरी है, इंस्टेड ऑफ गिविंग सम वोगस यू कैन से स्टेटमेंट बाय एनीवन इन द स्टेट। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया, द डिमांड फॉर मेटी स्टेटस मस्ट बी केयरफुली रिव्यूड यूजिंग द एस्टैब्लिश्ड नेशनल क्राइटेरिया, कि क्या वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। अगर फुलफिल कर रही है तो नो प्रॉब्लम, वी कैन गिव इट। अगर नहीं कर रही है तो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल माइलेज वी कैन नॉट कंसिडर इट। तो ये पॉइंट है। रिस्टोर लीगल सेफगार्ड, जो लॉ एंड ऑर्डर पहले प्रिवेल करता था वैली में उसको फिर से रिस्टोर करना होगा। फोकस ऑन पॉलिटिकल डायलॉग, दिस मीन्स कि see if there is some type of issues going on between two groups of the people, तो unless and until दोनों ग्रुप्स आके बैठ के बात नहीं करेगी,
अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट नहीं करेगी, इशू समाप्त नहीं होगा। दिस मीन्स कि देयर मस्ट बी पॉलिटिकल डायलॉग, फोकस होना चाहिए उस पे, सो दैट द इशू कैन बी रिजॉल्व ऑन वेरी शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। डिसआर्ममेंट, जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ा इशू आया कि जैसे ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट नॉट ओनली द थिंग्स हैपन, इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत आप कह सकते हैं कि इलीगल थी इन कंटेक्स्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस के हथियार को छीना गया, पुलिस स्टेशन को लूटा गया, इम्पोर्ट कहीं ना कहीं इलीगल वे में हथियार को म्यांमार से सोर्स किया गया, बांग्लादेश से सोर्स किया गया। तो ये जो इलीगल आर्म्स है अवेलेबल, इजिली अवेलेबल है इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ओवरऑल वायलेंस इन द स्टेट। तो वहां पे बात होगी कि वट एवर इलीगल आर्म्स दैट पीपल आर पोसेसिंग इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, दोज पीपल नीड टू बी डिसआर्म्ड। उसके साथ फिक्स स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, यहाँ पे बात आती है कि इफ सोसाइटी इज अनइक्वल, किसी के पास बहुत पैसे है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी फॉर एनीवन टू इंसाइट वायलेंस। वहां पे क्या होता है कि जहाँ पे इनइक्वालिटी होती है, एक ग्रुप के पास बहुत सारे रिसोर्सेस होती है, दूसरे ग्रुप के पास रिसोर्सेस की कमी होती है। तो इन सच केसेस इवन इन आवर विलेज वी हैव सीन कि देयर आर चांसेस कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो इंफीरियर ग्रुप है, उसको दबाने की कोशिश करता है। तो इनइक्वालिटी मस्ट बी सॉर्टेड आउट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द मणिपुर। कंक्लूजन क्या हो सकता है इस आर्टिकल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट हेल्प्स अस इन आंसर राइटिंग। तो यहाँ पे द क्राइसिस इन मणिपुर हाईलाइट्स ए intersection dangerous intersection, look at the keywords of the article: dangerous intersection of historical grievances, geographical divides and immediate security threat। हमने बात किया ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल क्या ग्रीवांसेस है कि उसके पास 90% है, हमारे पास 10% है, हम बाहर जाके ऊपर जमीन नहीं ले सकते, वो लोग नीचे आके ले सकते हैं। ज्योग्राफिकल डिवाइड्स है, इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट है। इन सारे चीजों को सॉर्ट आउट करना जरूरी है, इसको हम कंक्लूजन में हाईलाइट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हाइल look like the ये जो UAPA may seem necessary to restore order, deploying them without proper oversight risk tampering the human rights and worsening the conflict। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को अभी जो गवर्नमेंट ने लगाया है, अगर इसका सेफगार्ड इंश्योर नहीं किया गया तो इट हैज हाई पोटेंशियल टू फर्दर इंक्रीज द वायलेंस इन द स्टेट। तो इसको भी हमने हाईलाइट किया हुआ है इस पार्ट में, द पार्ट जो की है कि कंक्लूजन पार्ट में, कि ठीक है पहले जो एग्जिस्टिंग इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट करो, उसके साथ आपने ये जो UAPA लगाया है कोई इशू नहीं, ये जरूरी है इमीडिएट टर्म्स में अगर पीस लानी है तो। हाउएवर इंश्योर कि इसका पालन सही से हो, इसका मिसयूज ना हो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। तो अब ये आर्टिकल हमारा खत्म हुआ। वी हैव अनदर आर्टिकल दैट इज लाइफ आफ्टर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नक्सल्स की। नक्सल का जो प्रॉब्लम था हमारे स्टेट में, हम उसकी बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में। कि जैसे कि अभी स्टेटमेंट आया था होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, उन्होंने ये चीज कहा कि नाउ इंडिया इज फ्री ऑफ नक्सलिज्म, और जो डेडलाइन था मार्च 2026 का उसको पूरा कर लिया गया है। तो अब ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी लाइफ आफ्टर दिस। आफ्टर दिस मीन्स कि जो ये नक्सल का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है उसके बाद व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पार्टिकुलर एरिया, और जो एरिया नक्सल अफेक्टेड थे वहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू दिस आर्टिकल, what I would like to say you, what I would like to teach you here कि you should have the knowledge of the problem of Naxalism। ये क्यों आया, इसका क्या causes थे, because of that this particular ideology or you can say कि ये this particular problem जो नक्सलिज्म का था वो हमारे देश में कैसे आया। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जो कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट था हमारे देश में। दिस ईयर इवन वी कैन एक्सपेक्ट ए मेंस क्वेश्चन
जो इंटरनल सिक्योरिटी आपका टॉपिक है उसमें मेंस के क्वेश्चंस को भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिस पार्टिकुलर टॉपिक से। तो चलिए समझते हैं। जो नक्सल की प्रॉब्लम थी ये स्टार्ट हुई थी कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की जो नक्सलबारी एरिया है वहां से। बिकॉज ऑफ दैट इसका नोमेनक्लेचर भी पड़ा नक्सलिज्म। इसके मेन कॉजेज थे जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी, आइसोलेशन था कुछ ग्रुप्स का, मेनली ट्राइबल्स पीपल्स का, जो लैंड रिफॉर्म्स हुए उसका फेलियर्स का, और प्लस इसमें जो सिक्योरिटी का थ्रेट था जो लोकल पीपल थे उनकी, और रिसोर्सेज के चले जाने का जो डर था इन लोगों के पास, ये भी एक रीजन था। प्लस लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड लैक ऑफ एजुकेशन और आइसोलेशन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। ये ट्राइबल ग्रुप्स जो मेन स्ट्रीम से कहीं ना कहीं बहुत दूर हैं, बहुत बहुत दूर हैं, ये भी एक रीजन था। अब ऐसे में क्या हुआ कि उस ग्रुप्स को कुछ लोग जो नक्सलिज्म के आइडियोलॉजी से प्रभावित थे उन्होंने ये एश्योर किया कि यू सपोर्ट अस एंड वी विल एक्ट फॉर यू एंड वी विल ट्राई टू इंश्योर योर सेफ्टी इन द कमिंग फ्यूचर। तो ये था स्टार्टिंग का, बिगनिंग का इसका कॉन्सेप्ट। और ये था, ये जो नक्सलिज्म है, नक्सल्स आर नॉट अगेंस्ट द पीपल, दे आर अगेंस्ट द स्टेट। दे थिंक कि स्टेट की जो मशीनरी है दैट इज नॉट गुड फॉर अस, ये कहीं ना कहीं हमसे हमारी राइट्स को छीनेगी, हमसे हमारी जो रिसोर्सेस है इसको छीनेगी, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव स्टार्टेड द आर्म रिवेलियन अगेंस्ट द स्टेट। और कहीं ना कहीं इन्होंने गोरिल्ला टैक्टिक्स को यूज किया, और इसमें बहुत हद तक ये स्टेट को चैलेंज करते रहे। और फाइनली स्टेट ने जब राइट ग्रुप की जो गवर्नमेंट बनी उसने ये इंश्योर किया कि बाय द एंड ऑफ मार्च 2026 वी आर गोइंग टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म। और उसी का रिजल्ट है कि अब ये खत्म हुआ। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। नाउ यू हैव फेयर आइडिया अबाउट द टॉपिक कि टॉपिक क्या है नक्सलिज्म का, क्यों आया, और इसको कैसे कुछ पार्टिकुलर ग्रुप्स ने इसको एक्सप्लॉइट किया, और ये किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे। ये चार पार्ट को हमने अभी डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैप ऑफ इंडिया वेयर द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म था, और हम ये भी जानेंगे कि क्यों इस पार्टिकुलर एरियाज में ही ये प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स थी, अब तो नहीं है। तो यहाँ पे जो आप हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हैं इस आर्टिकल में, दिस हाईलाइटेड पार्ट हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम जहाँ पे नक्सलाइट्स का एग्जिस्टेंस था। तो यू विल सी द ईस्टर्न इंडिया का जो बेल्ट है, और टू सम एक्सटेंट द केरला स्टेट। तो यहाँ पे डोमिनेंस देखा गया था नक्सल्स का ड्यूरिंग इट्स हाई टाइम। ओके, तो यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि ये जो एरिया है ना, दिस एरिया इज वेरी रिसोर्स रिच, मिनरल्स बहुत है इस एरिया में। तो कहीं ना कहीं कंपनीज, गवर्नमेंट की भी ध्यान है इस एरियाज पे, इन ऑर्डर, क्योंकि अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, इन ऑर्डर टू डेवलप वी नीड रिसोर्सेज। और ये रिसोर्स रिच एरिया है, प्लस कहीं ना कहीं हिली एरियाज है, जंगल वाली एरियाज है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मेन स्ट्रीम, जैसे अब हम बात करें इन लोगों की, तो ये मेन स्ट्रीम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए नहीं है उस लेवल पे जिस लेवल पे जुड़ा होना चाहिए इनको। तो ये मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं ये लोग, इस एरिया के जो नक्सल प्रभावित एरिया है वहां के लोग। तो इसी चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे जो नक्सल ग्रुप्स के लीडर्स थे वो, और कहीं ना कहीं इनकी जो आइडियोलॉजी थी ये थी, प्रभावित थी जो मार्क्सिज्म और जो माओ माओ जेडोंग जो थे, जिनकी आइडियोलॉजी थी, उनसे ये लोग प्रभावित थे। तो अब हम इस देखते हैं आर्टिकल में कि ठीक है, हमने नक्सलिज्म को तो खत्म कर दिया, जो टारगेट थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने उसको पूरा कर लिया, बट व्हाट नाउ, अब क्या प्रोबेबिलिटी है, हाउ कैन वी इंश्योर कि ये चीजें फिर से इरप्ट ना हो। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में इन डिटेल। तो जो मार्च का डेडलाइन था उसको अमित शाह जी ने आए, इन्होंने मार्च अमित शाह जी आए और इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ओके, हमारा जो टारगेट था हमने उसको पूरा कर लिया है। अब क्या होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांजिशन टू पीस। हम यहाँ समझेंगे कि ये जो ट्रांजिशन हुआ टू पीस, इसका सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक टर्म्स में क्या है, सोसाइटल टर्म्स में क्या है, और लेटर ऑन व्हाट आर द चैलेंजेस जिसको हमें एड्रेस अभी भी करना होगा।
तो जो पहला सिग्निफिकेंस है दैट इज स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट। तो कहीं ना, अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द स्टेट हैज सक्सेसफुली रिक्लेम्ड इट्स मोनोपोली ऑन द यूज ऑफ फोर्स। This means कि now this area is Naxal free. Now a state will have the monopoly to use the force in order to bring normalcy in that particular area. पहले क्या था, नक्सल थे तो रेसिस्टेंस वहां से उत्पन्न होता था, तो स्टेट वाज नॉट वेरी इफेक्टिव, स्टेट वाज नॉट वेरी इफेक्टिव इन यूजिंग द स्टेट मशीनरी इन दिस पर्टिकुलर एरियाज। उसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है ये है दिस अलाउ स्टेट टू फंक्शन एज ए वेलफेयर फैसिलिटेटर। अब पहले क्या था कि जो नक्सल वाले एरियाज थे वहां पे स्टेट का प्रेजेंस था ही नहीं, स्टेट की मशीनरी वहां पे थे ही नहीं, तो जो कुछ भी हम वेलफेयर से रिलेटेड काम करते थे वो उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता था जो उसके हकदार हुआ करते थे। तो नाउ बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द नक्सलिज्म, because of the absence of resistance, the state machinery will work effectively in that particular area। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट ये था कि हम देखते थे कि जो CAPF होती थी, सेंट्रल आर्म जो रिजर्व फोर्सेस होती थी, वो थ्रू आउट द ईयर कहीं ना कहीं उन एरियाज में ही इंगेज रहती थी। तो एक लार्ज चंक ऑफ जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो कहीं ना कहीं नक्सल को कंट्रोल करने में ही बिजी रहती थी। दिस मीन्स कि now we have created a situation whereby we can use those forces to protect our border area, क्योंकि अब वहां पे शांति है, वहां पे रेसिस्टेंस नहीं है, तो वहां पे जो हमारे रिसोर्सेस यूज हो रहे थे इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल CAPF की जो थे उसको हम कहीं और डिप्लॉय कर पाएंगे। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है जो मेजर पॉइंट है दैट इज इकोनॉमिक अनलॉकिंग एंड रिसोर्स इंटीग्रेशन। दिस मीन्स कि जो हमारी जो रिसोर्सेज थी उस एरियाज में वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड थी बिकॉज ऑफ द रेसिस्टेंस और बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द नक्सलाइट्स। तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज भी थी उनको भी ये डर था कि अगर हम उस एरिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हु विल सिक्योर आवर इंटरेस्ट, क्योंकि वहां पे तो नक्सलाइट्स हैं, दे विल अटैक अस, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर खतरा रहेगी। तो ये खतरा भी कम हुआ। तो अब हम देखते हैं इसमें पीस था वो डेरिस्क इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं वहां पे पीस नहीं था तो इन्वेस्टमेंट को भी अब चैलेंज होता था। अब पीस है, दिस मीन्स कि इन्वेस्टमेंट अगर वहां होता है तो उस पर कोई रिस्क नहीं है। ठीक है। दिस मीन्स कि दोज एरिया विल नाउ अट्रैक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। उसके साथ साथ हमको ये भी जानना जरूरी है कि जो ये एरिया है, दिस एरियाज आर वेरी रिच इन रिसोर्सेस, जिसमें आयरन ओर है, बक्साइट्स है, कोल है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो भी उन एरियाज में पाए जाते हैं। पहले वहां के जो लोग थे ना दोज पीपल आर प्रैक्टिसिंग द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, क्योंकि डेवलपमेंट तो थी नहीं वहां पे, बट अब पीस है, इन्वेस्टमेंट होगी, तो दिस एरिया जो अभी के जो यहाँ के एरिया है की जो इकोनॉमी है वो ट्रांजिशन करेगी सबसिस्टेंस फॉरेस्ट लिविंग टू ए इंटीग्रेटेड मार्केट इकोनॉमी, बिकॉज नाउ देयर विल बी मार्केट, नाउ देयर विल बी इन्वेस्टमेंट। तो जो सबसिस्टेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड होते थे वो कहीं ना कहीं खत्म होगा एंड द पीपल विल मूव टुवर्ड द मार्केट इकोनॉमी। ठीक है। तीसरी जो सबसे मेजर चैलेंज थी, जो एक टाइप ऑफ एक्सटर्शन यू कैन से टैक्स जो मार्च लिया करते थे, जो नक्सल्स थे वो लोगों से ये चार्ज करते थे इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर मूवमेंट, वो भी अब खत्म हो जाएगा। तो जो भी पीपल के पास पैसे होंगे अब वो उनके अपने होंगे, वो कमाएंगे, उनकी अपनी पैसे होगी, किसी को टैक्स नहीं देना होगा जो कि इलीगल है, इलीगल टैक्स। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट आर द सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा इस पीस का। तो यहाँ पे है कि बुलेट टू बैलेट, हमने देखा कि अब वहां पे जो ओवरऑल टर्नआउट है वोटिंग के लिए वो बढ़ा है। दिस मीन्स कि नाउ पहले क्या होता था, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ नक्सल्स लोग वोट दे करने नहीं जाते थे। दिस मीन्स कि दे वेर नॉट एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइजी, बट नाउ बिकॉज देयर इज पीस दे आर कमिंग आउट, दे आर वोटिंग, दे आर सिलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द एरिया। दूसरा है
जो वहां के लोकल लोग हैं, दे आर नाउ फ्री फ्रॉम द डुअल थ्रेट्स ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड मॉइस्ट कंगारू कोर्ट्स, जिसको हम जन अदालत बोलते थे। अब क्या होता था, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी थी और वहां पे नक्सल्स भी हुआ करते थे। तो फोर्सेस उस एरिया में नक्सल को काउंटर करने के लिए होती थी, तो और नक्सल्स फोर्सेस को काउंटर करते थे। तो बीच में जो लोग थे ना, वो पिस जाते थे। दिस मीन्स कि अगर कोई सस्पेक्ट हुआ, नक्सल को लगता था कि ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन हो सिक्योरिटी फोर्सेस को दे रहा है, तो वो उसको मार देते थे। तो ये जो डुअल थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी था ना, इससे भी इस पर्टिकुलर एरिया के लोग अब बच जाएंगे। प्लस जो गवर्नमेंट की ये स्कीम्स है, उसको भी हम इफेक्टिवली लागू कर पाएंगे इस एरिया में बिकॉज ऑफ पीस। और इसमें से एक मेजर मॉडल है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, जो कि ट्राइबल एरिया में एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने लाई थी। उसको हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उस एरियाज में। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी है। पीस पे हमने बात कर ली, ठीक है, पीस तो आ गया, बट व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी आर गोइंग टू फेस इन द कमिंग फ्यूचर। तो यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम, जो मेजर चैलेंज है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी ये डर है, जैसे कि हम अपने तैयारी के टाइम में ये चीज देखते थे कि जब छत्तीसगढ़ का पीसीएस का फॉर्म आता था, तो लोग नहीं भरते थे। लोग बोलते थे कौन जाएगा वहां पे, सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं है, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, नक्सल वाला बेल्ट है। तो लोग वहां सर्विस करने से भी डरते थे। तो अब जब नक्सलिज्म खत्म हो गया, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम था, इसको भरना भी चैलेंज होगा। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप अभी भी लोगों के दिमाग में है कि छत्तीसगढ़ है, गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, बट पता नहीं अभी भी क्या होगा। तो इन द लॉन्ग टर्म इसको एस्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम है, उसको भरना एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए अभी भी। दूसरा है द डी रिस्किंग पैराडॉक्स। इसको हम समझते हैं, द इंसर्जेंसी प्रीवियसली डेटरेट कॉर्पोरेट माइनिंग। कॉर्पोरेट जो है हमारे देश की, वो वहां नहीं जाते थे, कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी का थ्रेट हुआ करता था, तो वो नक्सल के कारण वहां नहीं जा रहे थे। अब जब पीस और स्टेबिलिटी आ गई, तो अब यहाँ पे रैपिड इन्फ्लक्स होगा। क्या चीज के लिए? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रियल कुड डिस्प्लेस आदिवासी कम्युनिटी। अब क्या होगा कि पीस आ गई, अब लोगों का ध्यान वहां के रिसोर्सेज पे है। तो यहाँ पे एक चैलेंज यही भी होगा कि जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनका वहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। हो सकता है कि कंपनीज चाहेंगी कि उनकी लैंड को एक्वायर करें और उनको वहाँ से डीएस्टैब्लिश करें, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा रैपिड चैलेंज है। तीसरा है ब्यूरोक्रेटिक सबवर्सन ऑफ द एफआरए। हमने अभी तक देखा है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वो जो ट्राइबल पीपल है उनको बहुत सारी राइट्स देती है, बट अगर ब्यूरोक्रेटिक जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, अगर वो उसको इफेक्टिवली यूज करना नहीं चाहे, तो वो भी एक चैलेंज है। दिस मीन्स कि वट एवर राइट्स दे हैव, द ब्यूरोक्रेसी नीड्स टू डिलीवर दोज राइट्स टू दोज पीपल। तो इस में पॉइंट में ये हाईलाइट कर रहा था कि डिस्पाइट द एफआरए बीइंग द इकोनॉमिक शील्ड फॉर फॉरेस्ट डिवेलपर्स, ब्यूरोक्रेटिक रिजेक्शन रेट्स फॉर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट इज बहुत हाई है। दिस मीन्स कि जो ब्यूरोक्रेटिक रिजेक्शन रेट्स है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का, आज एज ए कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट आपकी जो राइट्स है, उसको ब्यूरोक्रेटिक बहुत हाई रेट्स पे रिजेक्ट करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द वैक्यूम। अभी क्या है कि एक कहीं ना कहीं नक्सल्स थे, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं उनसे एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन लगता था। अब नक्सल खत्म हो गए, सिक्योरिटी का हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम है, तो यहाँ पे एक चांस है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है, इस वैक्यूम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इस पॉइंट में ये बात की गई है। और लास्ट पॉइंट इसका है कि जुडिशियल चॉक पॉइंट्स, द थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल यूथ, जो ट्राइबल यूथ हैं जो हजारों में है, रिमेन स्टक इन द डिस्ट्रिक्ट जेल अंडर स्ट्रिक्ट लॉ लाइक द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट विदाउट ट्रायल डेट्स। दिस लीगल बैटलनेक रिस्क क्रिएटिंग डीपली रिसेंटमेंट क्लास
जो ट्राइबल्स लोगों को नक्सल को काउंटर करने के लिए हमने यूएपीए के अंडर जो जिनको अरेस्ट किया गया था, उनका अभी तक ट्रायल बहुतों का शुरू नहीं है, कोई डेट्स नहीं है। तो ये भी एक चैलेंज है। दिस लीगल बॉटलनेक्स रिस्क क्रिएटिंग अ डीपली रिसेंटमेंट क्लास ऑफ डिसफ्रेंचाइज्ड राइट फॉर फ्यूचर रेडिकलाइजेशन। अगर इनकी राइट्स जो है उनको इंश्योर नहीं किया जा सकता, नहीं होता है, तो दिस मीन्स कि ये जो यूथ है वो फिर से रेडिकलाइज हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये भी एक चैलेंज है। फिर हम मेजर्स की बात करते हैं और कुछ केस स्टडीज है जहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांजिशन किया गया है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसको डिप्लॉय किया गया है, तो उसकी बात की गई है। तो चलिए देखते हैं। जैसे दंतेवाड़ा जो छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, सेंट्रल एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इन दोनों को जोड़ के वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया को एक एजुकेशन हब के रूप में डेवलप कर दिया है। तो इस वे में अगर एडमिनिस्ट्रेटर जो लोकल हैं वहाँ पे इस वे में काम करें, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसको इफेक्टिवली यूज करें, जो लोगों की राइट्स है उसको इंश्योर करें, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि हम स्मूथली ट्रांजिशन को और एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ मूव कर सकते हैं वहाँ के लोकल पीपल को। तो ऐसे ही और 2-3 मॉडल्स हैं, जैसे एक बस्तर प्रोक्योरमेंट मॉडल की बात की जाती है, सेतु फ्रेमवर्क जो कि उड़ीसा में शुरू किया गया। यहाँ पे ये क्या है कि सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, बाय यूजिंग दिस पार्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ऐसे स्कीम्स को यूज करके वी कैन इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी along with the development of the local people जो अभी तक नक्सल एरियाज में हैं और थे। अब अगले आर्टिकल की बात करें तो दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट माइक्रोप्लास्टिक इन द सुंदरबन डेल्टा। तो अभी कोलकाता की एक रिसर्च में एक रिसर्च हुआ था और इस रिसर्च को किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता। और इन्होंने हाईलाइट किया कि द माइक्रोप्लास्टिक्स आर डिसरप्टिंग द फूड वेव एंड अल्टरिंग द कार्बन साइकिल इन द सुंदरबन डेल्टा। अब माइक्रोप्लास्टिक क्या कर रही है, फूड वेव को डिस्टर्ब कर रही है और अल्टर कर रही है कार्बन साइकिल को सुंदरबन डेल्टा में। तो कहीं ना कहीं ये एक जो कंसर्न रेज कर रही है दैट इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ दिस क्रूशियल ब्लू कार्बन इकोसिस्टम। तो जो ये माइक्रोप्लास्टिक्स इन डेल्टा में देखा जा रहा है, इट हैज पोटेंशियल टू डिसरप्ट द फूड वेव। फूड वेव जैसे कि हम जानते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। दिस मीन्स कि अगर एक चैन टूटा तो अगले चैन पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जो स्टेबिलिटी क्रूशियल ब्लू कार्बन इकोनॉमी है, इकोसिस्टम है, इसको भी कहीं ना कहीं ये थ्रेट पैदा कर सकती है माइक्रोप्लास्टिक। तो क्या है इशू, चलिए समझते हैं। जो की फाइंडिंग्स था इस आर्टिकल का, पहले आपको इस मैप को हम समझाते हैं। ये इंडिया है, इंडिया का एक छोटा सा पार्ट है ये, जो आपका कोलकाता के ये जो है ये है आपका सुंदरबन डेल्टा एरिया और इसी का ये बड़ा पिक्चर है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे डेल्टाज हैं, जैसे बोनी कैंप है, गोसाबा है, माल्टा है। तो ये बहुत छोटे छोटे डेल्टाज हैं, बट ये जो एरिया है ना ये बहुत रिसोर्स रिच है इकोलॉजिकली, और यू कैन से कि इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर इस पे थ्रेट जाता है, दिस मीन्स कि वी आर किलिंग और वी आर थ्रेटनिंग ए वेरी रिसोर्स रिच, environmentally resource rich area in our country। तो चलिए समझते हैं क्या है इस आर्टिकल में और क्या है इसकी डिटेल्स। अलार्मिंग पॉल्यूशन लेवल। अब इस स्टडी में ये देखा जाए कि जो पॉल्यूशन लेवल है इस पर्टिकुलर सुंदरबन डेल्टा में वो काफी अलार्मिंग है। दिस मीन्स कि इट इज वेरी हाई। हाई कैसे है, तो जो इसमें जो माइक्रोप्लास्टिक का वो था वो सर्ग जो किया है, वो सर्ग किया है
अप टू 40%। ये 40% तक बढ़ गया है। सुंदरबन एरिया में ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और मानसून सीजन में इसलिए क्योंकि मानसून सीजन में जो होता है, जो इनलैंड से भी जो बहुत सारी नदियां बहती है, उनका पानी भी वहीं पे जाता है। तो मानसून सीजन में इसका इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया है। अब यहाँ पे अब दूसरी बात आती है, सोर्सेस क्या है। तो सोर्सेस में अराउंड हाफ ऑफ द आइडेंटिफाइड प्लास्टिक्स वेयर फाइबर्स। जो फाइबर्स होते हैं, जो आजकल काफी यूज में है, वो है। और दूसरा और लाइकली फ्रॉम टेक्सटाइल्स, क्योंकि ये जो एरिया है ना, कोलकाता बेल्ट या आप कह सकते हैं बांग्लादेश में, यहाँ पे टेक्सटाइल की बहुत सारे मिल्स हैं और टेक्सटाइल की बहुत काम होती है यहाँ पे। तो इनकी जो वेस्टेज होती है वो जनरली नदी में बहती है और नदी फाइनली आके सी में डिस्चार्ज होती है। तो इट इज सोर्सिंग फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड कमिंग इनटू द डेल्टा एरिया। दूसरा क्या, द मोस्ट कॉमन मटेरियल क्या था, पॉलीप्राइपोलिन था, यूज्ड इन पैकेजिंग। आजकल जो ऑनलाइन की भी चीजें में हम देखते हैं कि पैकेजिंग जो चीजें, पैकेजिंग में जो मटेरियल को यूज किया जाता है पॉलीप्राइपोलिन है। पॉलीथायरीन यूज्ड इन द वाटर बॉटल्स, जो हम वाटर बॉटल्स यूज करते हैं, जैसे बॉटल्स में हम पानी वगैरह पीते हैं और जो मार्केट से खरीदते हैं, उसमें जो ये पर्टिकुलर केमिकल पाया जाता है, ये दोनों प्लास्टिक में पाया जाता है, ये दोनों वहां पे पाया गया है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिस्फीयर, एक पर्टिकुलर नामकरण दिया गया है इसको, इसको बोला जा रहा है प्लास्टिस्फीयर। जैसे जियोस्फीयर होता है, बहुत तरह के स्फीयर्स होते हैं, इसको प्लास्टिस्फीयर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग शो द प्लास्टिक वेयर वेदरिंग, क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग डाउन इनटू द नैनो प्लास्टिक। अब प्लास्टिक है, बड़ा है, ओवर द टाइम टूटेगा, टूटते 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 काफी छोटा हो जाता है, तो नैनो प्लास्टिक का भी फॉर्म ले लेता है, और वो इसमें हमने देखा है। कार्बन रिजर्व, जो ये पर्टिकुलर एरिया है ना, इसको एक ग्रेट सोर्स ऑफ कार्बन रिजर्व बोला के रूप में देखा गया है। बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक्स आर रफली 90% कार्बन, they are creating an artificial carbon sink as they degrade, they dissolve organic carbon। अब जैसे ये प्लास्टिक जो है, ये रफली 90% कार्बन ही होते हैं, तो ये जो डिजॉल्व हो रहे हैं पानी वाटर में, तो उस एरिया में क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कार्बन का मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो ये देखा गया। दूसरा क्या है, द लिस्ट डीओसी एक्ट एज ए आर्टिफिशियल फूड सोर्स। जैसे हमने पढ़ा है इन्वायरमेंट में, आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लेटर ऑन। जब रिसोर्स रीच हो जाता है पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर रिसोर्स ही रीच होता है, उससे क्या होता है, एक काइंड ऑफ बूम आती है। पर्टिकुलर स्पीसीज को रिसोर्स चाहिए होता है इन ऑर्डर टू ग्रो वेरी हाईली। तो इस केस में क्या होता है कि फूड चेन पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। So the least DOC act as an artificial food source, enabling marine bacteria to grow and multiply rapidly beyond the natural level। जैसे जो मैरिन बैक्टीरिया, उसका एक लेवल होता है कि हाँ साल में इतना बढ़ेगी, बट उसको ओवर फीड किया जा रहा है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दिस डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन। तो वो उसकी जो प्रजनन, यू कैन से कि उसकी जो ग्रो करने की कैपेसिटी है ना, वो डबल से ट्रिपल हो रही है। तो ये पाया गया है, leading to altered microbial dynamics and accelerated carbon cycling। और because of that accelerated carbon cycling हो रही है सुंदरबन एरिया में। माइक्रोब्स ऑन माइक्रोप्लास्टिक फर्दर कंट्रीब्यूट्स बाय प्रोड्यूसिंग क्या, बायोजेनेटिक कार्बन। तो बायोजेनेटिक कार्बन ये भी देखा गया, इंटेंसिफाइंग द डिसरप्शन इन द नेचुरल कार्बन सिस्टम। तो ये जो बायोजेनेटिक कार्बन है, ये कहीं ना कहीं ये थ्रेट है और कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर रहा है जो नेचुरल कार्बन साइकिल है इस एरिया का, उसको भी। और ये जो है, ये ओवरऑल देखा जाए इन समराइज फॉर्म, तो इट इज ए थ्रेट टू द ब्लू कार्बन इफिशियंसी, जो इस पार्टिकुलर एरिया को डेसिग्नेट किया गया था। फॉर एग्जांपल, मैनग्रोव्स आर वाइटल ब्लू कार्बन इकोसिस्टम नॉर्मली हाई एफिशिएंट एंड कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग द एटमॉस्फेरिक CO2। जो मैनग्रोव्स होते हैं वो CO2 को सिंक करने में बहुत इफेक्टिव है, बहुत हाईली इफेक्टिव है। बट बिकॉज ऑफ दिस ongoing crisis, because of this ongoing influx,
उस पे भी ये थ्रेट बना हुआ है। अब ये जो है दूसरा पार्ट, इसका डेफिनेशन है, डिफाइनिंग और स्केल पे इसको हम साइंटिफिक वे में कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम अभी यहाँ छोड़ रहे हैं, बट यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा इसका, इस पे बात करते हैं। बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ये इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने कुछ खाया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ईटिंग एन एप्पल और यू आर ईटिंग एनी वेजिटेबल, और उसमें कुछ कण हैं, जैसे मान लो पेस्टिसाइड्स के ही हैं, तो वो जाके आपका जो फैट होता है उसमें वो स्टोर होता है, और लेटर ऑन अगर हम ह्यूमन पे इसको करते हैं तो इसको उतना समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इफ यू आर ईटिंग एनी, जैसे चिकन जनरली लोग खाते हैं अगर चिकन को बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड दिया जाता है, जैसे मार्केट में रहता है, या एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, तो वो एंटीबायोटिक्स उसके फैट में जाके कहीं ना कहीं स्टोर होता है। लेटर ऑन अगर उस चिकन को मनुष्य खाता है, ह्यूमन खाता है, तो वो जो एंटीबायोटिक्स है वहां से एक्यूमुलेट होके वो मनुष्य में भी आ जाता है, और मनुष्य में जब आता है तो मैग्नीफाई करता है, मीन्स कि उसकी लेवल काफी बढ़ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है बायो एक्यूमुलेशन का, जिसमें कि जो 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 केमिकल कंपोनेंट्स होती हैं किसी चीज की, वो एक्यूमुलेट होती है वन पार्टिकुलर जो उसका कंज्यूमर है उसमें, और जब उस प्रोडक्ट को दूसरा कंज्यूमर यूज करता है तो वो उसमें भी जाता है, और उसमें जाने के बाद कहीं ना कहीं मैग्नीफाई हो जाता है। तो ये चीज है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, तो ये वाला पार्ट भी इसमें हाईलाइट किया गया है। अब सुंदरबन के बारे में क्या की फैक्ट्स है, ये भी इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, हाईलाइट किया गया। तो इसमें से पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल लोकेशन इसका कहाँ है। तो जैसे हमने देखा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन ये ईस्ट में है, बे ऑफ बंगाल में ये है, और ये जो है एक डेल्टा है। तो देखते हैं द सुंदरबन ये जो है लार्जेस्ट कंटिन्यूअस मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो सुंदरबन है ना, ये ये जो लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर्स। तो ये तीन जो रिवर्स है मेजर, इनके डेल्टा पे ये लोकेटेड है सुंदरबन। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट कंटिन्यूअस मैनग्रोव फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड, और तीन नदियों के डेल्टा पे ये लोकेटेड है। दूसरा पॉइंट ये है कि दिस इज ए यूनिक मैनग्रोव इकोसिस्टम दैट लाई बिटवीन लैंड एंड सी, कंसिस्टिंग ऑफ मोसाइक आइसलैंड constantly shaped by tidal waves spread across India and बांग्लादेश। दिस मीन्स कि ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों के द्वारा शेयर किया जाता है। दिस मीन्स कि इसकी जो टेरिटोरी है दोनों के देशों के बीच में, दोनों देशों में यू कैन से कि बांग्लादेश में भी कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट इंडिया में है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम सुंदरी ट्री जो इस पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ब्लू कार्बन सिंक भी इसको एरिया को कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तीसरा है नेचुरल सील्ड। जो 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 डेंस मैनग्रोव्स है ना, ये कहीं ना कहीं जो बायोलॉजिकल, और यू कैन से कि आपने देखा होगा कि हाउ मैनग्रोव वर इफेक्टिव इन काउंटरिंग द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन, तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। प्लस नेचुरल बायोशील्ड की तरह भी ये काम करता है। प्लस इस एरिया की डाइवर्सिटी, रॉयल बंगाल टाइगर्स इस एरिया में पाया जाता है लार्ज स्केल पे। फौना, ये जो एरिया इसमें रिच फौना पाया जाता है, फ्लोरा एंड फौना की जो कॉन्सेप्ट होता है। कंजर्वेशन एंड ग्लोबल स्टेटस क्या है इसका, तो कंजर्वेशन की बात करें तो टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था 1973 में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। उसके साथ से नेशनल पार्क इसको अपग्रेड करके 1984 में इसको नेशनल पार्क हमने बना दिया। पहले टाइगर रिजर्व था, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन इसकी फर्दर बढ़ाने के लिए हमने इसको नेशनल पार्क डेजिग्नेट किया। बायोस्फीयर रिजर्व, ये मैन एंड बायोस्फीयर जो है, जो यूनेस्को का है, उसके अंडर भी आता है। और रामसर साइट्स, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, ये इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट्स अंडर दिस वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंडर में ये आता है। यहाँ पे फिर एक काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है,
ये आर्टिकल है रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑफ सी ब्रीज ऑन लैंड पे और जो कोस्टल एरिया है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सी ब्रीज का। इसमें कुछ ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट भी है, हम दोनों चीज़ों को समझेंगे इस आर्टिकल में। अब देखा ये गया है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो सी ब्रीज चलती थी, जो हवाएं चलती है कोस्टल एरिया में, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड हुई है। तो यहाँ पे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सपोज ये जैसे हमारा एरिया हो गया भारत का जो निचला साइड है, कोस्टल एरिया जहाँ पे है, और ये समुंदर हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हवा है मूव करती है हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन किस एरिया में बनता है? जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, और जहाँ पे हाई लो प्रेशर एरिया बनता है जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, और जहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली कम रहता है वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बनता है। ये क्लियर है आपको? अब क्या है कि अभी जो गर्मी के टाइम है तो ये लैंड मास है, मतलब ये तो जो हमारा पेनिनसुलर एरिया है और बगल में ये सी है। तो ये जो एरिया है ये दिन में कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द सन। और ये जो पानी है इसकी हम जानते हैं कि पानी धीरे धीरे गर्म होता है, तो ये रिलेटिवली ठंडा होता है लैंड के कंपैरिजन में। तो ये लो प्रेशर एरिया बन गया दिन में, डे टाइम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या होता है कि ये हाई प्रेशर एरिया बन गया दिन में, डे टाइम की बात कर रहे हैं हम। तो इस हाई प्रेशर एरिया से जो हवा होती है ये लो प्रेशर एरिया में बहती है, और ये जो ठंडी रिलेटिवली ठंडे एरिया से आती है तो ये ठंडा होती है हवा, और ये जो गर्म हवा यहाँ से होती है ये ऊपर उठती है और फिर ये इस एरिया में सिंक करती है, फिर ये हवा यहाँ से मूव करती है इस एरिया में। तो ये इससे क्या होता है कि वहाँ के जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो रिलेटिवली कंफर्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू अदर एरिया ऑफ द दोज स्टेट। मतलब जो कोस्टल एरिया है यहाँ का जो वेदर और क्लाइमेट है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है गर्मी से या ठंड से, रिलेटिवली स्टेबल रहता है। अब इसी का वाइस वर्सा, इसी का जो उल्टा होता है वो होता है रात में। अब क्या होता है कि रात में जो लैंड वाला एरिया है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, और जो सी वाला एरिया है वो रिलेटिवली गर्म रहता है। तो रात में क्या होता है कि जो हवा है वो लैंड से जो लैंड ब्रिज ऐसे इधर बहती है। तो ये जो कोस्टल एरिया है दोनों केसेस में इसको बेनिफिट हो रहा है टेम्परेचर का, मॉडरेट टेम्परेचर रह रहा है यहाँ पे दिन में भी और रात में भी। बट अब क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि जो पानी है ये भी जल्दी गर्म हो रहा है रिलेटिवली, और ये तो गर्म हो ही रहा है। तो ये जो ओवरऑल एक नेचुरल जो फिनोमिना था सी ब्रिज का, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है चलिए इसको समझते हैं। अब यहाँ पे है रिसेंटली स्टडी रिपोर्टेड दैट ग्लोबल वार्मिंग इज वीकनिंग सी लैंड ब्रिज सिस्टम इन कोस्टल सिटीज, जो कोस्टल सिटीज है वहाँ पे। अब ये इसमें कुछ केस स्टडीज भी देखा गया है। ये हो क्यों रहा है? जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4 हम रिलीज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो हम पेट्रोल को यूज करते हैं और बाकी सारी एक्टिविटीज करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज है, बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है। हमने समझ लिया कि सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है। जब जमीन से जो लैंड वाले एरिया से उधर से हवा उधर जाती है, लैंड ब्रिज। सी ब्रिज जब हवा उधर से आके इधर आती है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑफ बोथ द पर्टिकुलर एरियाज। ठीक है, अब इसमें देखा क्या गया, जो मेजर 18 सिटीज को इसमें स्टडी किया गया है, और इस पे जैसे अपना मुंबई भी है, मियामी जो यूएस की सिटी है उस पे भी ये देखा गया है, मिड लैटिट्यूड सिटीज है वहाँ पे भी देखा गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है और जो ग्लोबल वार्मिंग है
बिकॉज ऑफ दैट जो वेरिएशन हो रहा है सी ब्रिज में और लैंड ब्रिज में, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, लैंड जमीन है, वार्मर है, लैंड हीट अप्स क्विकली, एयर राइजेज एंड क्रिएट्स लो प्रेशर एरियाज। अब यहाँ पे रिलेटिवली इसके दूसरे साइड में जो सी है, सी स्टे कूलर, एयर इज डेंसर एंड क्रिएट्स हाई प्रेशर। अब हमने जानते हैं कि जो हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। अब यहाँ हवा गर्म हुई, ऊपर उठी और ये इस तरफ मूव करती है, और नीचे से जो ठंडी हवा है वो इस तरफ से इधर मूव करती है। ये डे टाइम में होता है। इसका उल्टा होता है रात में। रात में ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर लैंड कूलर हो जाता है और ये गर्म रहता है। तो जो वार्म एयर जो सी ब्रिज है इधर आ रही है और लैंड से हवा इधर जा रही है, क्योंकि रात में यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है और इधर हाई प्रेशर हो जाता है। तो इसी का इम्पैक्ट देखा गया जो मेजर कोस्टल सिटीज है उस पर पड़ रहा है। दिस मीन्स कि दिस पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमिना is getting impacted because of this global warming। अब इसका इम्पैक्ट स्पेसिफिक क्या हो रहा है, स्पेसिफिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इंक्रीज्ड अर्बन हीट, दूसरा क्या है रिड्यूस नेचुरल कूलिंग, और तीसरा वर्सनिंग एयर पॉल्यूशन। तीन चीजें हो रही है। जब कोई एक नेचुरल ज्योग्राफिकल फिनोमिना है वो इम्पैक्टेड होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट मेनी अदर थिंग हैपनिंग। जैसे कि कोस्टल सिटीज की हम बात करें तो हमने देखा है कि हमारे इंडिया की ही बात करें, जो चेन्नई है, बेंगलुरु है, आपका हैदराबाद है, जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे सिटीज काफ़ी डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सी लेन की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, बाकी सारे भी चीज़ों को कंसिडर करते हुए। तो यहाँ पे हीट की हम इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी यूज करते हैं। तो जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम था तो उस कारण से क्या होता था, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा था। बट अब क्या हो रहा है कि जैसे कि ये सिस्टम ही इम्पैक्टेड है तो ये हीट एक्यूमुलेट हो रहा है इन द गिवन सिटीज। नेचुरल कूलिंग, अब इन एरियाज में, इन सिटीज में ये देखा गया था कि एयर कंडीशनर की बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती थी, क्योंकि नेचर ही इस एरिया को कूल करता था बिकॉज ऑफ दिस जियोग्राफिकल फिनोमिना। बट अब इसका डाइल्यूशन, अब ये कमजोर हो गया जियोग्राफिकल फिनोमिना, तो नेचुरल कूलिंग का जो सोर्स हमारा था वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हो गया और खत्म हो गया है। अब इस स्टडीज में कुछ वार्निंग दी गई है, उसको भी देख लेते हैं। अब ये कहा कि जो 2050 है, तब तक 2050 तक जो इंटेंसिटी है इस नेचुरल कूलिंग का वो कम हो जाएगी, और ये 4.5 टाइम फास्टर का मतलब अप टू 4.5 टाइम कमजोर हो जाएगी 2050 तक। दूसरा, इफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन कंटिन्यू एट हाई लेवल, नहीं, इसने ये कहा कि 2050 तक क्या होगा कि 4.5 टाइम्स इसका जो इंटेंसिटी है कम हो जाएगी, और ये ऐसे ही अगर रहा जिस लेवल पे हम अभी जिस परसेंटेज में ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट कर रहे हैं, अगर ये ऐसे ही रहा तो बाई 2050 इसकी जो इम्पैक्ट है 4.5% कम हो जाएगी, टाइम्स कम हो जाएगी। इसके बाद वाला आर्टिकल है, दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया है, अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल। वाई, यहाँ पे आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है, वाई वी आर ट्राइंग टू ब्लेंड इथेनॉल इन द पेट्रोल। तो सबसे पहले कि एज यू नो कि वी आर ए मेजर इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। हम क्रूड ऑयल बाहर के देशों से खरीदते हैं और उसमें हमारा लार्ज चंक ऑफ फॉरेन रिजर्व जो है वो जाता है, क्योंकि वो कोई हमें फ्री में तो देता नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इस पे किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। अभी जो वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में, ईरान, यूएस और इजराइल का, इसमें हमने ये देखा कि हमारा जो टैंकर्स आते थे तेल के और गैस के वो प्रभावित हुए हैं, और गवर्नमेंट ने हमें वार्न किया कि यूज द रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस वेरी इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू
सर्वाइव और यू कैन से इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एनर्जी सिक्योरिटी को बचाए रखने के लिए। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग है पेट्रोल में, हम इसको ग्रेजुअली बढ़ाएं। अगर क्योंकि एथेनॉल हम बनाते हैं वो रिसोर्सेस हमारे पास है, फूड स्टफ जो फूड ग्रेन्स वगैरह से हम बनाते हैं, ये सारी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज वी हैव गुड अमाउंट ऑफ लैंड। नेचुरली हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं है, तो इट विल वर्क एज ए सब्सिस्टेंस, यू कैन से कि उसका अल्टरनेटिव है। तो हम कहीं ना कहीं अपना जो डिपेंडेंसी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दूसरे देशों पे हम कम करना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू दैट वी आर इंक्रीजिंग और वी आर टारगेटिंग टू इंक्रीज द इथेनॉल ब्लेंडिंग अप टू 100%। दिस मीन्स कि इथेनॉल पे ही सिर्फ गाड़ियां चलाने की हम सोच रहे हैं, बट उसको अचीव करने में वी आर गोइंग टू फेस मेनी चैलेंजेस। उन चैलेंजेस को ये आर्टिकल डिस्कस करता है, तो चलिए देखते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग का ये नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में आया था, उससे भी इसका यू कैन से रिलेटेड है कि ब्लेंडिंग माइलस्टोन अभी तक हमने क्या क्या अचीव किया है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। जो की ब्लेंडिंग माइलस्टोन में है, हमने 10 to 20% का पेट्रोल मिक्स विद, ये जो टारगेट सेट किया था ये हमने लगभग पा लिया है। अभी हमारा क्या है, E100 प्योर एथनिल यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फ्यूल, स्टैंड अलोन फ्यूल, ये हमने टारगेट सेट किया हुआ है। स्टेटस क्या है, एज ऑफ 2026 हमने E20 तो अचीव कर लिया। दिस मीन्स कि वट एवर पेट्रोल यू आर यूजिंग नाउ, दैट पेट्रोल इज नॉट 100% पेट्रोल, इसमें 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग ऑलरेडी हो गई है। कैपेसिटी क्या है हमारी, 2 बिलियन लीटर इन 2014 में था, अब अभी हम 20 बिलियन लीटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस मीन्स कि हमारी जो कैपेसिटी है वो भी 10 टाइम्स इंक्रीज हुई है पिछले 12 सालों में इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पे जैसे हम मोबाइल टेक्नोलॉजी में देखते हैं 2G 3G 4G 5G, तो यहाँ पे भी ना एथेनॉल वाले में जो हम फूड टू वेस्ट से जिससे हम यूब बनाते हैं, उसकी अलग अलग जेनरेशन है। और अलग अलग जेनरेशन में क्या होता है, हम अलग अलग इनपुट को यूज करते हैं इथेनॉल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन था, इसमें हम जनरेशन इसमें शुगर केन, कॉर्न और व्हीट का यूज करते हैं, गन्ना, मक्का और गेहूं का यूज करके हम एथेनॉल बनाते थे। सेकेंड जनरेशन में है एग्रीकल्चर रेसिड्यू, स्टबल्स एंड बम्बू। हम जो खेती करते हैं उसमें जो बच जाता है रेसिड्यू, जैसे धान काटा, बाली निकाली उसकी और जो डंठल बच गई वो हो गई स्टबल्स। वैसे ही गेहूं का बाली काटी और बाकी की जो बची हुई है, और साथ में बांस, बम्बू। हम सेकेंड जनरेशन में इन तीनों चीजों को यूज कर रहे थे एथेनॉल बनाने के लिए। थर्ड जनरेशन में हम अलगाई का यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द एथेनॉल। और जो फोर्थ जनरेशन है, यहाँ पे टारगेट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम यूज करेंगे एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए। दिस 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में इनपुट क्या होता है, सेकंड जनरेशन में क्या है, थर्ड जनरेशन में क्या है एंड फोर्थ जनरेशन में क्या है। उसके बाद वाई, हम क्यों द वाई एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट एक्शन जरूरी क्यों है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट से रिलेटेड जो हमारी कमिटमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए। The push for E100 is driven by 3 main factors। जो हम 100% इथेनॉल बेस्ड गाड़ी की बात करना चाह रहे हैं, इथेनॉल को यूज करना चाह रहे हैं एज ए रिसोर्स, एज ए एनर्जी रिसोर्स, उसके 3 मेजर कॉजेज हैं, 3 मेजर कारण हैं। पहला क्या है, इकोनॉमिक रिसेलियंस। इसमें है, अगर आज तक हम जो E20 को यूज कर रहे हैं, मतलब 20% एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोलियम में, तो उससे हमारा 1.4 लाख करोड़ जो फॉरेन एक्सचेंज में हमारा जो रिसोर्स यूज होता है, जो पैसे हमें देने पड़ते बाहर के देशों को, वो हमने बचाया है अब 2014 से लेके अब तक। दूसरा क्या है, क्लाइमेट गोल।
नेट जीरो इमिशन की बात की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और कहीं ना कहीं इसकी कमिटमेंट भी की है कि 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन कंट्री बन जाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए इथेनॉल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, सो दैट इससे हम क्या होता है कि इमिशन जीरो होती है। तो इसलिए भी हमारा क्लाइमेट जो गोल्स है, क्लाइमेट जो कमिटमेंट्स है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए भी ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तीसरा है सर्कुलर इकोनॉमिक। जैसे क्या होता है, कन्वर्टिंग नियरली 78 मिलियन टन्स ऑफ एनुअल फूड वेस्ट एंड एग्रीकल्चर स्टर्बन इनटू द फ्यूल। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सर्कुलर इकोनॉमी कैसे, अभी हम क्या करते हैं, गेहूं जब होता है, जब वीट का प्रोडक्शन होता है, हम उसको यूज करते हैं और उसके बाद से उसकी जो डंठल बच जाती है, स्टबस बचती है, उसको हम जला देते हैं, जिससे हम दिल्ली जैसे शहरों में एयर पॉल्यूशन देखते हैं इन द टाइम ऑफ विंटर। अब इसमें क्या होगा, हम उस डंठल को जलाएंगे नहीं, वी विल यूज दैट डंठल एज ए इनपुट टू प्रोड्यूस द एथेनॉल। तो ये काइंड ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल गेहूं, वीट से तो पैसा मिलेगा ही फार्मर को, बट उसके जो डंठल है उसको भी बेच के फार्मर को पैसा मिलेगा, और उस डंठल से हम जो पेट्रोल इथेनॉल बनाएंगे उसको बेच के भी एक काइंड ऑफ रिसोर्स और यू कैन से मनी जनरेट होगी। तो ये सारी चीजें सर्कुलर हो जाएंगी, तो हम कहीं ना कहीं एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ने में कामयाब होंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट आर द चैलेंजेस। अगर हम E100 अचीव करना चाहते हैं, वी वांट टू ब्लेंड 100% एथेनॉल इन आवर एनर्जी सोर्सेस, और एज एथेनॉल हम एनर्जी रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहले सबसे मेजर जो चैलेंज है दैट इज रिलेटेड टू व्हीकल कंपैटिबिलिटी। अभी हमारे पास जो गाड़ियां हैं वो E100 इथेनॉल पे नहीं चल पाएंगी, और चलेंगी तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, क्योंकि ये उसके लिए नहीं बनाई गई है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो गाड़ी होती है उसकी जो लाइफ होती है, पेट्रोल की बात करें तो 15 ईयर्स की होती है। गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है कि ये आप एक नई गाड़ी आप ले रहे हो तो 15 साल तक आप इसको यूज करेंगे। दिस मीन्स कि इफ समवन इज बाइंग ए न्यू कार इन 2026, तो उसकी जो वैलिडिटी होगी गाड़ी की वो तो मतलब अराउंड 2040 तक के लगभग में होगी। तो उसके पहले तो चेंज नहीं करने वाला है, वो गाड़ी तो वैसे ही चलेगी, या फिर उसके रिसोर्सेस को चेंज करने होंगे, उसके इंजन के पार्ट्स को चेंज करेंगे, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आएगी। तो व्हीकल्स की जो कंपैटिबिलिटी है वो एक मेजर चैलेंज आएगा। जैसे अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्योर एथेनॉल प्रोवाइड्स 45 to 55% लेस एनर्जी। जैसे कि क्या होता है, जो पेट्रोल, अगर आप 1 लीटर पेट्रोल यूज करते हो, 20 किलोमीटर जाते हो, तो 1 लीटर एथेनॉल में आप इस डेटा के अकॉर्डिंगली 10 किलोमीटर उसके हाफ ही जा पाओगे। तो एक ये इशू है, चैलेंज है पर लीटर पेट्रोल, मीनिंग लोअर माइलेज कम हो जाएगा फॉर कंज्यूमर। मस्ट करंट इंटरनेशनल कंबस्टन इंजन, जो हम कंबस्टन इंजन को यूज करते हैं गाड़ियों में, वुड कोरेड इफ रन ऑन प्योर इथेनॉल। तो उसमें खराबी आएगी, वो झड़ने लगेगा, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आएगी अगर हम प्योर एथेनॉल को यूज करें विदाउट मॉडिफिकेशन, मतलब गाड़ी के इंजन को मॉडिफाई करवाना होगा। तो ये एक मेजर चैलेंज है, दैट इज द कंपैटिबिलिटी ऑफ द कार। दूसरा, द फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट। दिस मीन्स कि इफ यू आर यूजिंग resources to produce the ethanol, तो how you are going to feed the people, ये एक मेजर चैलेंज है यहाँ पे। डाइवर्टिंग ग्रेन्स लाइक maize, rice and for fuel during year of erratic monsoon could ट्रिगर फूड इन्फ्लेशन। अब जैसे मान लो कि आप जो इनपुट रिसोर्सेस है उसमें जो धान है, गेहूं है, मक्का है, उसको यूज कर रहे हो इथेनॉल बनाने के लिए, और इसी बीच जैसे कि हम जानते हैं कि आवर इकोनॉमी इज मॉनसून डिपेंडेंट। अगर इरेक्टिक मॉनसून हो गया, मॉनसून नॉर्मल नहीं रहा, तो इट मे ट्रिगर ए फूड क्राइसिस इन आवर कंट्री। तीसरा इसमें मेजर जो चैलेंज है दैट इज रिलेटेड टू वाटर फुटप्रिंट। अब यहाँ पे हमने ये देखा है कि 1 लीटर इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2800 से 3000 लीटर
पानी की ज़रूरत पड़ती है। दिस मीन्स कि वाटर स्कार्सिटी इन इटसेल्फ ए मेजर चैलेंज टू ह्यूमनकाइंड। If you are diverting the limited water resources that you have to produce the ethanol, then how can you ensure water security to your people? तो ये भी एक मेजर चैलेंज यहाँ पे देखा गया। उसके बाद जो मेजर चैलेंज है दैट इज रिलेटेड टू टैक्सेशन। अब यहाँ पे क्या है, एथेनॉल पे जो जीएसटी लगता है दैट इज ओनली 5% जीएसटी, बट पेट्रोल रिमेन्स आउटसाइड द जीएसटी। जीएसटी आप पेट्रोल पे आउटसाइड रखे हैं, स्टेट की उस पे ऑटोनॉमी होती है, स्टेट उस पे चार्ज करता है एज पर देयर कन्वीनियंस। बट जो एथेनॉल है उस पे 5% जीएसटी सेंट्रल लेवल पे और यू कैन से यूनिफॉर्म लेवल पे लगती है, क्रिएटिंग ए प्राइसिंग मॉडल दैट removes the financial incentive for consumer to switch to higher blends. अगर आपको इसको प्रमोट करना है तो what you will have to do, you will have to provide some sort of incentive in terms of monetary term to the consumer so that they will be attracted towards this particular objective. अब यहाँ पे हम वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम ब्राजीलियन मॉडल की बात करते हैं। इसमें हमने देखा कि जो ब्राजील में फ्लैक्स फ्यूल बेस्ड जो गाड़ियां हैं वो अप टू 80% है मार्केट में, तो हमें भी E100 बेस्ड गाड़ीज को लाना होगा और उसको प्रमोट करना होगा बाय यूजिंग दिस ब्राजीलियन मॉडल। स्ट्रेटेजिक स्टेप क्या हो सकता है, आप इंसेंटिवाइज करो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर। दूसरा, प्रमोट 2G और 3G इथेनॉल। 2G 3G क्यों, बिकॉज 3G में आप एल्गी को यूज कर रहे हो, 2G में आप बम्बू को यूज कर रहे हो, जो रेसिड्यूज रेसिड्यू एग्रीकल्चर के बचते हैं उसको यूज कर रहे हो। यू आर नॉट यूजिंग फूड ग्रेन एज ए इनपुट। तो आप 2G और 3G जो वाला पार्ट है उसको यूज करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज वो आपके रिसोर्स जो एक वाइटल फूड रिसोर्स है उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। तीसरा, रैशनलाइज टैक्स, जो अभी जो डायक्टोमी चल रहा है पेट्रोल और इथेनॉल के बीच में, उसको रैशनलाइज करना होगा। एंड डाइवर्सिफाई, इंश्योर E100 इज पार्ट ऑफ द लार्जर बास्केट दैट इंक्लूड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ग्रीन हाइड्रोजन। दिस मीन्स कि E100 जो आपने रखा है तो इसको जो अदर कंपोनेंट कंपेटिबल हैं जो इससे, उसी बास्केट में रखो, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ये भी इमिशन में जीरो इमिशन आप कह सकते हो कि वो करती है, जनरेट करती है, और ग्रीन हाइड्रोजन भी जीरो इमिशन जनरेट करता है। तो इस बास्केट में लेके आप इसको चल सकते हो। और इंडिया जर्नी फ्रॉम a heavy oil importer to potential ethanol powerhouse is a massive feat, but the real test will be balancing thrust of a fuel without the need of water and food security. यहाँ पे बात ये आ रही है कि एज ए अभी तक जैसे कि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल हैं, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं E100 से, E100 इथेनॉल से, विदाउट डाइवर्टिंग or without challenging our food security, if we are using the strategy that is supporting the promotion of E100, however not impacting our food security। और इसके लिए हमें 2G और 3G जो रिसोर्स है, जो इनपुट है, उसको यूज करना होगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस E100 इथेनॉल। जो इसके बाद का आर्टिकल है, दिस इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड इसका जो सोशल इंक्लूजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे रिलेटेड है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है ये गवर्नमेंट ने लाया था विद द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द एजुकेशनल राइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द कंट्री। और इसमें एक स्पेशल प्रोविजन है जो कि सेक्शन में 12, और इस एक्ट का जो स्पेशल प्रोविजन है दैट इज अंडर 2N1AC, that which mandate 25% reservation for the economically weaker section in private schools। तो हम इसी पर्टिकुलर सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं इस आर्टिकल में, और ये देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हाउ दिस आर्टिकल और हाउ दिस सेक्शन
is ensuring social inclusion in our society through RTE Act 2009. सबसे पहले कि ये RTE Act 2009 है क्या? तो जैसे कि आप जानते हैं, it ensure right of children for free and compulsory education. ये आर्टिकल 21A इंसर्ट किया था हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के थ्रू 2002 में, ठीक है। और ये हर बच्चे को राइट देता है एजुकेशन का। इसका कोर मैंडेट क्या है? टारगेटेड ग्रुप इस लॉ का क्या है? एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, मतलब जो बच्चे 6 से 14 साल के हैं उसको क्लास 1 से 8 तक की फ्री एजुकेशन देने की मैंडेट है इस एक्ट में। फ्री है एजुकेशन, दिस मीन्स कि टिल दिस एज ग्रुप द एजुकेशन शुड नॉट बी ऐसा नहीं है कि पैसा देना है तभी आपको एजुकेशन मिलेगा, ये फ्री होगा सबके लिए और ये कंपल्सरी होगा। इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। और जो बच्चे का क्लास 1 से 8 तक का है इसको फ्री एजुकेशन इंश्योर किया जाए। की फीचर्स की बात करें तो 25% रिजर्वेशन ऑफ सोशल इंक्लूजन, ये आर्टिकल जो है आपको हमने बात किया 12(1)(c) के थ्रू 25% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है वो उनके लिए इंश्योर किया गया है इवन इन द प्राइवेट स्कूल्स ऑफ द कंट्री। उसके साथ नो स्क्रीनिंग और फी, दिस मीन्स कि देयर शुड प्राइवेट स्कूल्स कैनॉट से कि इन ऑर्डर टू एडमिट ए स्टूडेंट इन द क्लास दे विल स्क्रीन फर्स्ट, अगर क्लास 8 तक की बात करें, और कोई फी चार्ज नहीं करेंगे। दिस मीन्स कि एडमिशन टेस्ट की बात नहीं है, यहाँ मैंडेटरी नहीं है अगर बच्चा EWS कोटा के अंदर एडमिशन लेता है तो, और कोई फी चार्ज भी नहीं करेगी स्कूल। जो स्कूल का स्टैंडर्ड है वहाँ पे भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन प्राइवेट स्कूल्स नहीं कर सकती बाय साइटिंग कि ये बच्चे को हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे जो पॉपुलर टीचर रेशियो 31 जो स्टैंडर्ड है उसको भी इंश्योर करना होगा प्राइमरी स्कूल्स में। उसके साथ साथ ऑल वेदर बिल्डिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेपरेट फंक्शनिंग टॉयलेट एंड प्लेग्राउंड को भी देना होगा उन बच्चों को जो EWS की कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में। प्लस नो डिटेंशन पॉलिसी होगी। अब पहले क्या होता था कि अगर बच्चा किसी क्लास में फेल कर जाता था तो वो उसी क्लास में रहता था। इस पॉलिसी को चेंज करना होगा। दिस मीन्स कि आप टेस्ट तो लेंगे बट बच्चे को लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप पास करोगे तभी आप हायर क्लास में जाओगे। दिस मीन्स कि एक अगर बच्चा फेल भी हो रहा है तो आप उसको उसी पार्टिकुलर क्लास में डिटेन नहीं करेंगे, यू विल हैव टू मूव दैट स्टूडेंट टू द अपर क्लास। अब इसमें क्या है, अब RTE का इम्पैक्ट क्या है, ये है कि यूनिवर्सल एक्सेस। दिस मीन्स कि द एक्ट हैज पुश्ड द प्राइमरी लेवल ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो होता है उसको 100% 2024-25 के डेटा में पाया गया था कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है ये 100% पाया गया है जो प्राइमरी लेवल पे देखा गया है। फॉस्टरिंग सोशल इंटीग्रेशन, अब इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ये निकल के आया, इसमें ये देखा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें जो रिच पीपल होते हैं उनके जो बच्चे हैं वो जो प्रो सोशल बिहेवियर दिखा रहे हैं अमंग जो बच्चे रिच फैमिली के हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रो सोशल बिहेवियर दिखा रहे हैं टुवर्ड्स देयर लोअर इनकम पीयर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा चेंज देखा गया है थ्रू द सर्वे कि जो हायर क्लास के बच्चे हैं, जो हायर इकोनॉमिक सेगमेंट के बच्चे हैं, जो जिनके माता पिता के पास काफ़ी पैसे हैं, उनका भी जो सोशल एटीट्यूड है, जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके तरफ काफ़ी प्रो है। दिस मीन्स कि दे आर प्लेइंग टुगेदर, दे आर एक्टिंग टुगेदर, दे आर मेकिंग फ्रेंडशिप टुगेदर। तो ये काफ़ी इंक्लूसिव डेवलपमेंट है एट द प्राइमरी लेवल ऑफ द एजुकेशन। प्लस यहाँ पे देखा गया इंक्रीजिंग ट्रांजिशन रेट। दिस मीन्स कि
ये देखा गया कि द ट्रांजिशन रेट फ्रॉम द प्राइमरी टू द अपर प्राइमरी हैज रिच्ड। दिस मीन्स कि पहले जो ड्रॉप आउट्स रेट हम देखते थे काफी हाई रहता था, वो कम हुआ है, और ट्रांजिशन टू प्राइमरी टू हायर हायर एकेडमिक यू कैन से कि क्लासेस बढ़ा है इन परसेंटेज टर्म्स ओवर द ईयर्स। साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन ये भी इम्प्रूव हुआ है, और इसमें देखा गया कि नेशन वाइड अपग्रेड्स हैव बीन सिग्निफिकेंट। फॉर इंस्टेंस 98.2% ऑफ द स्कूल नाउ हैव फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट, और ये एक बहुत मेजर इशू था इन ए सोसाइटी लाइक आवर्स कि अगर बच्चियों के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं हो तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स हेजिटेट होते थे उन बच्चियों को स्कूल भेजने पे। तो ये इशू को भी सॉर्ट आउट किया गया है थ्रू दिस। प्लस एंड 99.3% है फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। तो जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स की होती है वो काफ़ी इम्प्रूव की है ओवर द टाइम आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंस है। प्लस यहाँ पे दूसरे पार्ट में है चैलेंज हिंडरिंग सोशल इंक्लूजन। अभी भी क्या वो चैलेंज है जो हिंडर कर रहा है, जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है सोशल इंक्लूजन का। तो इसमें है डाइल्यूशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके पास ये वो इस एक्ट को डाइल्यूट कर रहे हैं और एग्जेम्प्ट कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स को 25% कोटा देने से, अगर उस एरिया में 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में अगर कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। दिस मीन्स कि अगर किसी एरिया में 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर में कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, तो वहाँ पे अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसको वो एग्जेम्प्ट कर रहे हैं 25% रिजर्वेशन देने वाले पार्ट से। दूसरा, मैसिव फाइनेंशियल एरियर्स। दिस मीन्स कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो फेल हो रही है रीइम्बर्स करने में प्राइवेट स्कूल्स को। जो फी जो ड्यू है प्राइवेट स्कूल्स के पास जिसको रीइम्बर्स करना है गवर्नमेंट को, उसमें काफ़ी डिले हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल महाराष्ट्र का लिया गया है जो कि काफ़ी रिसोर्स इकोनॉमिकली काफ़ी साउंड स्टेट है, और वहाँ पे भी देखा गया कि 2930 करोड़ रुपीस जो है स्कूल्स को अभी भी ड्यू है वो देना है। तो ये एक चैलेंजेज है। इसके बाद जो दूसरा इसमें चैलेंज यहाँ पे हाईलाइट किया गया है वो है लो सीट फिल रेट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये एक पार्ट है। दिस मीन्स की जो इसमें कैग का रिपोर्ट आया था, इसमें ये देखा गया कि जो ईडब्ल्यूएस की सीट्स रिजर्व्ड है उसकी फिल होने की बहुत कम ही सीट्स फिल हो रही हैं, और उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन की जो डिमांड है प्राइवेट स्कूल्स की वो एक मेजर इश्यूज है, और ये कैग 2025 के रिपोर्ट में ये चीज़ को हाईलाइट किया गया है। उसके साथ साथ स्कूल्स क्या कर रही हैं, बहुत सारी हिडन चार्जेस चार्ज करती हैं पेरेंट्स पे, और इस हिडन चार्जेस के कारण भी जो इनरोलमेंट है प्राइवेट स्कूल में वो कम हो रही है। और ये हिडन चार्ज होते हैं यूनिफॉर्म्स के रूप में, टेक्स्ट बुक के रूप में, फील्ड ट्रिप्स के रूप में, और बहुत सारी और अदर भी एक्टिविटीज है जिसको स्कूल चार्ज करती है। और बिकॉज ऑफ दैट हिडन चार्जेस पेरेंट्स आर रिलक्टेंट इन सेंडिंग द सम वेरी बिग नेम स्कूल्स, क्योंकि वहाँ पे ये चार्जेस भी काफ़ी हाई होती हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। हम इस समस्या से कैसे निकले, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, so that we can increase this particular act in increasing overall social inclusion in our country। तो यहाँ पे है ऑटोमेट रीइंबर्समेंट। जो चैलेंज स्टूडेंट्स जो स्कूल्स फेस कर रही है और जो डिले हो रहा है स्टेट साइड से रीइंबर्स करने में, आप उसको ऑटोमेट कर दो सो डैट स्कूल्स के जो ड्यू पैसे हों रियल टाइम से उन्हें मिल जाए। दूसरा, डिजिटल लिटरेसी कैंपेन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम लाइक द समग्र शिक्षा स्कीम्स को अगर हम ऑनलाइन कर दें, नेविगेट करना आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए या पेरेंट्स के लिए। और सेक्योरिंग डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट एक मेजर चैलेंज बन के आ रहा है एडमिशन के लिए, वो खत्म हो जाएगा अगर हम इन चीज़ों को डिजिटल कर दें और जो पेरेंट्स हैं उनको डिजिटली लिटरेट कर दें उस केस में। तीसरा है एक्सटेंडिंग द आरटीई मैंडेट।
अब इसमें क्या है, अलाइनिंग विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था, उसके साथ हम इसको अलाइन कर दें, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस टू एक्सटेंड द राइट टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। अभी तक क्या है कि 8th क्लास तक हम आरटीई को, राइट टू एजुकेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम इसको अलाइन कर दें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, तो इसकी रीच और यू कैन सी इम्पैक्ट क्लास 12 तक देखने को मिलेगी और हम फ्री एजुकेशन क्लास 12 तक बच्चों को सपोर्ट कर पाएंगे। और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, रिवैम्पिंग पब्लिक स्कूल्स। दिस मीन्स 25% कोटा तो ठीक है, आपने दे दिया, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एरिया और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कि इस कोटा से बाहर हैं, उनको भी तो क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपके जो पब्लिक स्कूल्स है उसको रिवैम्प करना होगा। अब अगली आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड टू नीलगिरी तहर। ये एक काइंड ऑफ गोट की स्पीसीज है जो सदर्न इंडिया में पाई जाती है। तो इस आर्टिकल को देखते हैं। ये आर्टिकल मेनली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे स्पीसीज के बारे में इन्वायरमेंट में क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसके कोर कंपोनेंट को ही डिस्कस कर देखेंगे, ज़्यादा इसको इलेबोरेट नहीं करेंगे ज़्यादा। अब ये आर्टिकल है, ये न्यूज में इसलिए आया है कि ये कंप्लीटली इंडेमिक टू वेस्टर्न घाट है। दिस मीन्स कि वेस्टर्न घाट को छोड़ के बाकी कहीं इसको कहीं नहीं मिल सकती है, कहीं नहीं पाई जा रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये वेस्टर्न घाट में भी जो ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है जो नीलगिरी तहड़ होती है। अब यहाँ पे आता है कि कहाँ ये पाई जाती है, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो हैबिटेट है, ये एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड को में पाई जाती हैं, मतलब 1200 से 2600 मीटर की हाइट पे जो पहाड़ी एरिया जो वहाँ पाई जाती है। और इन एरिया में जो ग्रासी स्लोप्स होते हैं, पहाड़ों पे आप जाओगे तो जो स्लोप्स रहते हैं उस पे ग्रास होते हैं, तो उस ग्रासी स्लोप्स पे पाई जाती हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे जो चारा चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। लोकेशन कहाँ, लोकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो इराविकुलम जो नेशनल पार्क है यहाँ पे केरला में पाया जाता है। स्मॉलर ग्रुप्स फाउंड इन द पलानी हिल्स, मेघामलाई हिल्स एंड अदर हाई एल्टीट्यूड जो रेंज है वहाँ पे इनको पाया जाता है। तो हैबिटेट और की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर की बात करें, ड्यूरेनल है, दिस मीन्स कि दे आर एक्टिव ड्यूरिंग डे एंड नाइट एंड स्लीप एट नाइट। दिन में ये एक्टिव रहती हैं, रात में ये सोती हैं। इन द वाइल्ड दे टिपिकली लिव अप टू 9 ईयर, 9 साल तक ये जंगल में जिंदा रहती हैं, उसके बाद से इनका लाइफ खत्म हो जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस इंडेंजर्ड है। IUCN का जो रेड लिस्ट है इसमें ये इंडेंजर्ड है। दिस मीन्स कि दे फेस वेरियस हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। दूसरा, इंडियन लॉ में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ये शेड्यूल 1 में आते हैं। दिस मीन्स कि इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है इंडिया में। उसके बाद इसको थ्रेट किस चीज से इसको हार्म है, किस चीज से इसको, क्या चीज इसको थ्रेट कर रहा है। पहला हैबिटेट लॉस बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। इनका जो हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट हो रहा है और वो लॉस हो रहा है। पोचिंग, मीट के लिए इसको मार दिया जाता है, चमड़ी के लिए मार दिया जाता है, दूसरा ये रीजन है। लाइव स्टॉक कंपटीशन, डोमेस्टिक एनिमल्स ईटिंग द ग्रास दे रिलाई ऑन। दिस मीन्स कि एक तो ये जंगली जानवर है, प्लस हम डोमेस्टिक एनिमल को भी रियर करते हैं और उनके लिए भी जो घास चारे की जरूरत होती है हम कहीं ना कहीं उसी हाई एल्टीट्यूड से सोर्स करते हैं। तो इससे कंपटीशन बढ़ रहा है और इनको जो अवेलेबल फूड ग्रेन चाहिए वो कम हो रहा है, तो ये भी एक थ्रेट है। व्हाट आर, हम हेल्प के लिए क्या कर रहे हैं। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर गवर्नमेंट ने चढ़ाया है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर एंडेमिक स्पीसीज इन आवर कंट्री। तो ये प्रोजेक्ट आपको जानना चाहिए कि नीलगिरी तहर चल रहा है। इसका इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या है। पहला है फूड वेब में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा है
ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती है? दिस मीन्स कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज हमें इसका होना और नहीं होना हमें बहुत सारी चीजें इंडिकेट करती है। दिस मीन्स कि अगर ये प्रेजेंस है तो वी कैन एज्यूम कि मेनी अदर रिलेटेड स्पीसीज आर आल्सो देयर इन द एरिया। अगर इस ये नहीं है तो इसका हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि बिकॉज अगर ये नहीं है तो देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट इज मिसिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ये था ये आर्टिकल, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको जानना होगा लोकेशन, हैबिटेट्स, इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, थ्रेट क्या है, ये पॉइंट्स आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। अब एक आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन ग्लोबल हंट। इसमें क्या हो रहा है कि जो इंडियन की एजेंसीज है, मेनली जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये ट्राई कर रही है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे मेजर जो आपको ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स है उसको ख़त्म करना है। और इसमें काफ़ी हद तक एक ये अचीवमेंट ये हुआ है कि एक नामी जो ड्रग ट्रैफिकर था मोहम्मद सलीम दोहा, इसको हम इस्तांबुल से इंडिया में लाए हैं, पकड़े हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो मल्टीपल अदर एजेंसीज है उसका हम हेल्प ले रहे हैं। जैसे कि आपको इसमें क्या है, इंटरपोल वगैरह जो इंटरनेशनल लेवल के अदर लाइक माइंडेड एजेंसीज है उसका हम हेल्प ले रहे हैं। हमारा टारगेट है कि ऐसे जो अप्रोक्सीमेटली 100 मेजर इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स है इसको ख़त्म करना। और जिसमें आता है आपको प्लेबुक क्या है, पावरफुल ग्लोबल टूल्स हंट डाउन किंग। इसमें हम इंटरपोल, रेड कॉर्नर नोटिस, ये जो इंटरनेशनल लाइक माइंडेड एजेंसीज है इसका भी हम लोग हेल्प ले रहे हैं। टीम वर्क के साथ इसमें काम किया जा रहा है। और इसका बिगर पिक्चर ये होगा कि ये हाईलाइट करता है और शो करता है इंडिया का जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है टुवर्ड्स द नार्को टेररिज्म। तो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेशन का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ग्लोबल हंट। इसमें क्या है, टीम वर्क। मिशन में हमको पता होना चाहिए कि हम टारगेट कर रहे हैं 100 जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स है उसको डिसेमिनेट करने का। साथ में इट इज ए टीम वर्क में जो अदर इंटरनेशनल एजेंसीज है उसका भी सहयोग मिल रहा है। साथ में बिगर पिक्चर ये है कि इट इज हाईलाइटिंग द नेट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ द इंडिया टुवर्ड्स द नारकोटिक्स। फिर यहाँ पे दूसरे पार्ट में देखेंगे ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बारे में है कि इसकी क्या है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट है जानना कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986 अंडर द नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985। तो ये इसका पेरेंट एक्ट है, ये आपको जानना इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये ऑपरेट करता है, ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए ये जानना जरूरी है। इसके साथ साथ इसमें आगे ये देखेंगे इसमें और कौन कौन से डोमेस्टिक लॉ है जो इसको यू कैन से पावर देता है। तो इसमें पहला आता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, दूसरा है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 और तीसरा है द प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रैफिक ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1988। तो ये 3 मेजर एक्ट्स है जो इसको पावर देती है। उसके बाद ग्लोबल कमिटमेंट्स जो इंडिया का है, इसमें जो सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स 1961 एंड 1972 अमेंडमेंट्स है, कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971। तो ये जो ग्लोबल कमिटमेंट जिसको इंडिया ने साइन किया है, सिग्नेटरी है, इसको ग्लोबल कमिटमेंट्स है इंडिया का, ये भी इसके अंडर है। और ये 3 है मेजर, द सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961, द कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971 और तीसरा है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक्स ड्रग्स। तो ये है। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही पे ख़त्म करते हैं और जो कुछ आर्टिकल्स और भी बचे हुए हैं ये हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में कवर करने के लिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी आर्टिकल्स जो इस पीडीएफ में आपको दिखा है ये आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। दिस मीन्स यू विल हैव एक्सेस टू ऑल दीज आर्टिकल्स ऑन योर पोर्टल। तो इसी के साथ आज का क्लास सब यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके।